हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी अभिलाषा और आप देख रहे हैं मेरी अभिलाषा है। तो मेरी अभिलाषा है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखते हैं और जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है उन सभी का सीटेट क्लियर हो जाए, जैसे मेरा हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आज मैं लेकर आई हूँ CDP का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो इसके 15 क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में डाला था, उसके ये नेक्स्ट आगे के 15 क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये आपके सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर देखिए और अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए और मुझे स्कोर अपने ज़रूर कमेंट कीजिए। इसको स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुस्तक वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना एंड विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है कि जो छात्र सीखते हैं उनके विकास का अनुमान लगाना। तो इसमें छात्रों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, अधिगम के प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेंगी, अधिगम के लिए स्केल फोल्डिंग आधारित आधारभूत संरचनाओं का काम करेंगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि स्केल फोल्डिंग का अर्थ है कि किसी वयस्क के द्वारा, जो हमसे बड़े हैं, कोई भी टीचर हो या हमारे पेरेंट्स हो, उनके द्वारा बच्चों को एक गाइडेंस या टेम्पररी हेल्प कह सकते हैं, टेम्पररी हेल्प दी जाती है, उसे स्केल फोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर टीचर वही कर रही है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे भेदभाव को कम नहीं कर रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? बिल्कुल भी नहीं। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है? तो ये सही है, ये वाला सही है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो यहाँ पे कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती नहीं दिया जा रहा है, बल्कि दर्शाया जा रहा है। चुनौती तब माना जाता है जब कहा जाता है कि लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अचल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो हमें बच्चों को किसी भी काम के लिए बहुत सारे मौके उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, कि ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत। तो इसका आंसर प्रथागत होगा क्योंकि ये चरण जो है कोहलबर्ग के दूसरे चरण में आता है कि बच्चा दूसरे लोगों के विचारों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उन्हीं के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। तो इसके लिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तीसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो समाजीकरण का, बच्चों में समाजीकरण का अर्थ होता है, बच्चों में समाजीकरण का अर्थ होता है कि जिस माध्यम से वो कोई व्यवहार करना या कोई रीति रिवाज या कोई भी गतिविधि सीखते हैं। तो इसमें परिवार जो है वो प्राथमिक कारक में आता है और विद्यालय जो है वो द्वितीयक कारक में आता है, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ घर से ही सीखना प्रारंभ करता है। तो इसके लिए इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं।
दूसरा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। तीसरा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। चौथा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होते हैं और कुल उन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया था। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, तो इसलिए इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 4 वर्ष के बीच पाया जाता है। तो इसमें बच्चा एक समय पर किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाता है और इसको केंद्रीकरण कहा जाता है। बाकी सारे जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 4th हो जाएगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। दूसरा है विकास बहुयामी होता है। तीसरा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विकास सभी के लिए समान नहीं होती है। चौथा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, विकास जो है वो कहीं भी हो सकता है। विकास का अर्थ यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 2nd हो जाएगा कि विकास जो है वो बहुयामी है। क्योंकि फर्स्ट जो है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये गलत है। विकास जो है वो मृत्यु से लेकर जन्म तक चलता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 2nd हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है? अभिप्रेरणा, दूसरा है संतुलीकरण, तीसरा सांस्कृतिक उपकरण, चौथा है गुणारोपण। तो लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स जैसे कि मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, बुक, मीडिया, इन सब के महत्व पे काफ़ी जोर दिया था। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 3rd हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं? पहला है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, दूसरा है स्कीमा या मनोबंध, तीसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा का अर्थ होता है सूचना को संगठित करना। जैसे अगर हमारे दिमाग में किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचा, उसके बाद उसके सूचना इकट्ठा किए, मतलब एग्ज़ाम के बारे में पता किया, तो इसको स्कीमा माना जाता है। तो इसका आंसर 2nd हो जाएगा, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। पहला है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, दूसरा हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, तीसरा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, चौथा है अविभेदी या समरूपी निर्देशन। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सारे ही बच्चे, चाहे वो सामान्य हो या विकलांग हो, उन्हें एक कक्षा में ही एक साथ शिक्षा देना और विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह सारे शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 2nd हो जाएगा। तो हम 2nd इसका आंसर लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो RPWD अधिनियम दिव्यांगों के अधिकारों और उनके लिए समावेशी शिक्षा की बात करता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो हम इसका आंसर लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो पहला सांवेदिक होता है, दूसरा मूर्त होता है और तीसरा अमूर्त होता है। तो हम इसका आंसर हो जाएगा 3rd, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। तो इसका आंसर ये 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, दूसरा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, चौथा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान सीखने की तत्परता और सीखने के उच्च परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर जो है 2nd हो जाएगा। तो हम इसका आंसर जो है वो 2nd लगा लेते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे और लगाए होंगे। तो आपके कितने स्कोर आए हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा अपने स्कोर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मैं देखती हूँ मैं किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।